क्या कोई इंसान इतना मशहूर हो सकता है कि उसकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर अपनी जान की बाजी लगा दें? क्या कोई ऐसा डांसर हो सकता है जो बिना किसी सहारे के भरी महफिल में जमीन की तरफ 45 डिग्री तक झुक जाए और पूरी दुनिया देखती रह जाए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइकल जोसेफ जैक्सन की। एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ म्यूजिक को बदला बल्कि पूरी दुनिया के पॉप कल्चर पर ऐसा राज किया जैसा सदियों में कोई एक बार करता है। लेकिन जिस इंसान को दुनिया स्टेज पर किसी भगवान की तरह पूजती थी, वो अपनी असली जिंदगी के बंद कमरों में कितना अकेला, डरा हुआ और बेबस था। इस भयंकर चमक, धमक और करोड़ों की भीड़ के पीछे एक ऐसा अंधेरा भी था जहां सिर्फ चीखें थीं, असहनीय दर्द था, नींद की दवाइयों का भयंकर नशा था और एक ऐसा बचपन था जो शुरू होने से पहले ही कुचल दिया गया था। इस रूह कंपा देने वाले सफर की शुरुआत होती है 29 अगस्त 1958 को अमेरिका के एक बेहद छोटे और पिछड़े शहर गैरी से। एक साधारण सा घर जहां सिर्फ 2 कमरों के मकान में परिवार के 11 लोग जैसे तैसे गुजारा करते थे। माइकल अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। उनके पिता जो जैक्सन एक स्टील मिल में काम करते थे। जो जैक्सन खुद कभी म्यूजिक की दुनिया में बड़ा नाम कमाना चाहते थे, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम रहे। बस इसी नाकामी की भड़ास और अपना अधूरा सपना उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों पर थोप दिया। जब माइकल सिर्फ 5 साल के थे, तब उनके पिता ने अपने बेटों को मिलाकर एक म्यूजिक बैंड बनाया जिसका नाम रखा गया द जैक्सन 5। माइकल इस बैंड में सबसे छोटे थे, लेकिन उनका टैलेंट इतना गॉड गिफ्टेड था कि वो बहुत जल्दी इस पूरे बैंड के लीड सिंगर और जान बन गए। उनकी आवाज में वो जादू था जो बड़ी उम्र के गायकों में भी नहीं होता था। लेकिन इसी कामयाबी के साथ माइकल की जिंदगी में वो खौफनाक दौर शुरू हुआ जिसने उनकी आत्मा को उम्र भर के लिए जख्मी कर दिया। माइकल के पिता कोई आम पिता नहीं थे, बल्कि एक बेहद जालिम और क्रूर टास्क मास्टर थे। माइकल और उनके भाइयों के लिए बचपन का मतलब सिर्फ और सिर्फ रिहर्सल था। उनके लिए कोई संडे नहीं था, खेलने के लिए कोई खिलौने नहीं थे और बाहर जाकर दोस्त बनाने की सख्त मनाही थी। जब गली के बाकी बच्चे बाहर धूप में हंसते खेलते थे, तब माइकल एक बंद और घुटन भरे कमरे में घंटों तक सिंगिंग और डांस की कड़क प्रैक्टिस करते थे। जो जैक्सन हाथ में चमड़े का एक मोटा बेल्ट लेकर बैठते थे। प्रैक्टिस के दौरान अगर किसी भी बच्चे का सुर थोड़ा सा भी डगमगाया या डांस का एक स्टेप भी गलत हुआ, तो जो जैक्सन उन्हें जानवरों की तरह बेरहमी से पीटते थे। माइकल ने बड़े होकर अपने एक इंटरव्यू में कैमरे के सामने फूट फूट कर रोते हुए कहा था, मैं अपने पिता से इस कदर डरता था कि जब भी वो कमरे में दाखिल होते थे, डर के मारे मुझे उल्टियां होने लगती थीं, मेरा दम घुटने लगता था। जो जैक्सन सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी माइकल पर जुल्म करते थे। माइकल की नाक बचपन में थोड़ी बड़ी थी, तो उनके पिता रोज उन्हें अगली और बड़ी नाक वाला कहकर बुरी तरह चिढ़ाते थे। इस मानसिक टॉर्चर ने माइकल के बालमन में यह बात पत्थर की लकीर की तरह बैठा दी कि वो दुनिया के सबसे बदसूरत इंसान हैं। यही वो गहरा डर था जिसकी वजह से बड़े होकर उन्होंने अपने चेहरे पर अनगिनत प्लास्टिक सर्जरीज करवाईं, क्योंकि वो जब भी आईने में देखते थे, उन्हें अपने चेहरे में उस जालिम पिता का अक्स दिखाई देता था। माइकल का बचपन उनसे हमेशा के लिए छीन लिया गया था। द जैक्सन 5 बैंड पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था, लेकिन माइकल अच्छी तरह जानते थे कि पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, वो हमेशा पिंजरा ही रहता है। वो अपने पिता के उस खौफनाक साए से आजाद होना चाहते थे। आखिरकार साल 1971 में उन्होंने अकेले यानी सोलो गाना शुरू किया और फिर आया साल 1982। माइकल जैक्सन ने अपना सोलो एल्बम रिलीज किया जिसका नाम था थ्रिलर। यह सिर्फ एक म्यूजिक एल्बम नहीं था, ये पूरी दुनिया की म्यूजिक जेशो इंडस्ट्री में आया एक ऐसा भयंकर तूफान था जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड्स को तिनके की तरह उड़ा दिया। इस एल्बम के गाने जैसे बिल्ली जीन, बीट इट,
और खुद थ्रिलर के वीडियो ने लोगों के सिर चढ़कर बोलना शुरू कर दिया। थ्रिलर दुनिया का अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बना, जिसकी 7 करोड़ से भी ज्यादा कॉपियां बिकीं। यह इतिहास का एक ऐसा अटूट रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई भी छू नहीं पाया है। 25 मार्च 1983 को मोटाउन 25 नाम का एक लाइव टीवी शो शूट हो रहा था। माइकल स्टेज पर आए। उनके हाथ में एक चमकीला सफेद दस्ताना था, बदन पर काली चमचमाती जैकेट और सिर पर झुकी हुई टोपी। जैसे ही बिल्ली जीन की धुन बजी, माइकल ने स्टेज पर कुछ ऐसा किया जिसे देखकर वहां बैठे दर्शकों की चीखें निकल गईं। वो सीधे खड़े थे और अचानक वो पीछे की तरफ ऐसे फिसलने लगे जैसे स्टेज पर पानी की जगह बर्फ जमी हो। यह दुनिया का पहला ऑफिशियल मून वॉक था। वहां बैठे लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए, कुछ रोने लगे तो कुछ चिल्लाने लगे। इस एक डांस स्टेप ने डांस की पूरी परिभाषा ही बदल दी। इसके कुछ साल बाद 1988 में अपने गाने स्मूथ क्रिमिनल में उन्होंने एंटी ग्रेविटी लीन करके सबको हैरत में डाल दिया, जहां वो बिना किसी सहारे के आगे की तरफ 45 डिग्री झुक गए। अब माइकल सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो म्यूजिक और डांस की दुनिया के बेताज बादशाह बन चुके थे। पर जैसे जैसे माइकल की कामयाबी आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी, वैसे वैसे मीडिया की गिद्ध जैसी नजरें उनकी निजी जिंदगी को नोचने के लिए तैयार हो रही थीं। 80 के दशक के आते आते दुनिया ने एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाली चीज नोटिस की। जो माइकल जैक्सन बचपन में गहरे काले रंग के थे, उनका रंग धीरे धीरे पूरी तरह से साफ और गोरा होने लगा था। यहाँ से मीडिया ने माइकल को एक सनकी विलेन की तरह दिखाना शुरू कर दिया। अखबारों और मैगजीन्स में छपने लगा कि माइकल जैक्सन को ब्लैक होने पर शर्म आती है, वो एक गोरा इंसान बनना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी स्किन को ब्लीच करवा रहे हैं। लेकिन इस क्रूर मजाक के पीछे का दर्दनाक सच क्या था, इसका खुलासा खुद माइकल ने साल 1993 में ओपरा विनफ्रे के एक मशहूर इंटरव्यू में किया। माइकल ने बेहद भावुक होकर बताया कि उन्हें गोरा होने का कोई शौक नहीं था, बल्कि वो विटिलिगो यानी सफेद दाग नाम की एक भयानक और लाइलाज बीमारी से तड़प रहे थे। इस बीमारी में इंसान के शरीर की त्वचा का रंग धीरे धीरे उड़ने लगता है और पूरे बदन पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। शुरुआत में माइकल इन धब्बों को गहरे काले मेकअप से छुपाते थे, लेकिन जब यह बीमारी हद से ज्यादा बढ़ गई, तब डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने बची हुई काली त्वचा को भी लाइट करने का ट्रीटमेंट लिया, ताकि उनका पूरा शरीर एक जैसा दिख सके। इसके अलावा उन्हें लूप्स नाम की एक और खतरनाक बीमारी थी। धूप में निकलते ही उनकी त्वचा बुरी तरह जलने लगती थी। यही वजह थी कि माइकल हमेशा बड़ी छतरी लेकर चलते थे, चेहरे पर मास्क लगाते थे और पूरे बदन को कपड़ों से ढक कर रखते थे। माइकल के पास अब बेहिसाब दौलत थी। उन्होंने साल 1988 में कैलिफोर्निया में अपना एक सपनों का महल बनाया, जिसका नाम रखा गया नेवरलैंड रेंच। माइकल ने इस जगह पर पानी की तरह पैसा बहाया और एक आलीशान थीम पार्क, बड़े बड़े झूले और दुनिया भर के जानवरों से भरा एक चिड़ियाघर बना दिया। वो दुनिया भर के अनाथ, गरीब और जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे बच्चों को यहाँ बुलाते थे, उन्हें मुफ्त में सैर कराते थे और उनके साथ खुद बच्चे बनकर खेलते थे। माइकल हमेशा कहते थे, मैं इन मासूम बच्चों में अपना वो बचपन ढूंढता हूँ जो मुझसे छीन लिया गया था, लेकिन यह दुनिया बहुत जालिम है। माइकल की इसी मासूमियत को कुछ लालची और शातिर लोगों ने उनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना लिया। साल 1993 और फिर 2003 में उन पर चाइल्ड एब्यूज यानी बच्चों के शोषण के बेहद घिनौने आरोप मढ़े गए। साल 2005 में एक बेहद लंबा और थका देने वाला ट्रायल चला। माइकल की शारीरिक और मानसिक हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि उन्हें व्हील चेयर पर कोर्ट आना पड़ता था। लेकिन जब अदालत ने सारे सबूतों और गवाहों की जांच की, तो पूरा सच सामने आ गया। यह साफ हो गया कि वो लालची लोग सिर्फ माइकल से करोड़ों रुपए ऐंठने के लिए यह झूठा जाल बुन रहे थे। कोर्ट ने माइकल जैक्सन को सभी आरोपों से नॉट गिल्टी यानी पूरी तरह बेकसूर बरी कर दिया। माइकल
अदालत से केस तो जीत गए, लेकिन वो अपनी जिंदगी की जंग वहीं हार चुके थे। साल 2009 आते आते माइकल जैक्सन अंदर से पूरी तरह खोखले हो चुके थे। कर्जा का बोझ बढ़ता जा रहा था। अपनी खोई हुई साख को वापस पाने के लिए उन्होंने लंदन में एक आखिरी भव्य कमबैक कॉन्सर्ट सीरीज का ऐलान किया, जिसका नाम था दिस इज इट। पूरी दुनिया में अपने चहेते स्टार का क्रेज इस कदर था कि सभी 50 शोज के टिकट सिर्फ कुछ ही मिनटों में बिक गए। माइकल 50 साल की उम्र में कमजोर शरीर के साथ दिन रात पागलों की तरह स्टेज रिहर्सल कर रहे थे। उन्हें भयानक इंसोमनिया यानी अनिद्रा की बीमारी हो चुकी थी। उन्हें दिनों दिनों तक नींद नहीं आती थी। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एंट्री हुई डॉक्टर कॉनराड मरे की। माइकल को सुलाने के लिए डॉक्टर मरे उन्हें हर रोज रात को प्रोपोफॉल नाम का एक बेहद शक्तिशाली और खतरनाक एनेस्थीसिया इंजेक्शन के जरिए देते थे। यह एक ऐसी दवा थी जो सिर्फ अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होती थी। इसे घर पर देना गैरकानूनी और जानलेवा था। और फिर आया वो काला दिन 25 जून 2009। दोपहर के वक्त लॉस एंजल्स के एक घर में माइकल जैक्सन अपने बिस्तर पर बेसुध पड़े थे। डॉक्टर मरे ने रोज की तरह उन्हें प्रोपोफॉल का तगड़ा डोज दिया था और खुद दूसरे कमरे में चले गए थे। जब वो वापस लौटे तो माइकल की सांसें थम चुकी थीं। डॉक्टर मरे ने घबराहट में तुरंत एम्बुलेंस बुलाने की बजाय खुद ही गलत तरीके से सीपीआर देना शुरू कर दिया, जिससे बेहद कीमती समय बर्बाद हो गया। जब तक माइकल को हॉस्पिटल पहुंचाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोपहर ठीक 2:26 पर डॉक्टरों ने माइकल जैक्सन को मृत घोषित कर दिया। जैसे ही यह खबर दुनिया के सामने आई, पूरी दुनिया के सर्वर्स एक साथ क्रैश हो गए, क्योंकि पूरी दुनिया की आबादी एक साथ सर्च कर रही थी कि क्या उनका किंग सच में चला गया। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कड़वा सच सामने आया कि माइकल की मौत प्रोपोफॉल के ओवरडोज के कारण हुई थी। उनके डॉक्टर को लापरवाही से हत्या का दोषी पाया गया और जेल की सजा हुई। 7 जुलाई 2009 को जब माइकल जैक्सन की आखिरी विदाई हुई तो उसे दुनिया भर में 2.5 अरब से ज्यादा लोगों ने टीवी पर लाइव देखा। स्टेज पर जब उनकी छोटी बेटी पेरिस जैक्सन ने रोते हुए माइक को पकड़ा और कहा, जब से मैं पैदा हुई हूं मेरे डैडी दुनिया के सबसे अच्छे पिता रहे हैं, आई लव यू डैडी, तो वहां मौजूद हर एक शख्स की आंखों से आंसू बह निकले। माइकल जैक्सन आज शारीरिक रूप से भले ही हमारे बीच न हो, लेकिन उनकी अनमोल विरासत को समय की कोई भी आंधी कभी मिटा नहीं सकती। उन्होंने म्यूजिक वीडियो को एक फिल्म की तरह जीना सिखाया। उन्होंने रंग भेद की उस ऊंची दीवार को ढा दिया जिसने कभी ब्लैक आर्टिस्ट्स को बड़े प्लेटफॉर्म्स पर आने से रोक रखा था। उनकी पूरी जिंदगी किसी डरावनी फिल्म और परियों की कहानी का एक ऐसा अजीब मिश्रण थी, जहां कामयाबी के शिखर जितने ऊंचे थे, दर्द और अकेलेपन की खाइयां भी उतनी ही गहरी थीं। वो एक ऐसे नायाब सितारे थे जो खुद टूटकर भी इस पूरी दुनिया को अपनी कला की रोशनी से सराबोर कर गए।